इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न आया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है इस बार भी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए। ओम का नियम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा हम बता देंगे इस वीडियो में ओम का नियम होता क्या है। पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओम के नियम की सहायता से बहुत सारे सवाल हम इस पार्ट में हल भी करेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम होता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि उसका ताप, दाब या आयतन ना बदले। दोबारा सुन लेंगे। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि भौतिक अवस्थाएं यदि परिवर्तित होती हैं तो उस चालक तार का या चालक का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण विभव और धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक के रूप में हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना होने पाए। ठीक है, अन्यथा विभव और धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक के रूप में हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो समझ लेंगे ओम का नियम होता क्या है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि उसका ताप, दाब, उसका आयतन ना बदले तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। मान लीजिए किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I है, तब ओम के नियम के अनुसार V/I = R हमको प्राप्त होता है। R क्या है? उस चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, यही हमको अनुगमन वेग के आधार पर इस वीडियो में सत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए मान लेंगे स्मॉल l लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक तार है ना, सीधा तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा उनका अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग Vd है। तब अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ था, हमने पिछली पहले वीडियो में हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित किया था। वो संबंध हमको प्राप्त हुआ था I = NEAVD। NEAVD V × D नहीं है, ये VD है, यानी D जो है V के सापेक्ष में है। ठीक है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। I है उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, N है उस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और A है उस चालक तार का क्षेत्रफल। ठीक है, चूंकि उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I है, अब I कहां से प्राप्त हुई है कि उसके सिरों पर कोई ना कोई वोल्टेज जरूर लगाया है। तो मान लीजिए चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V है, चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E = V/L हो जाएगी। अब देखिए जो संबंध आया था हमको ऊपर, इस संबंध को समीकरण नंबर 1 बना देंगे। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, और नीचे लिखेंगे, मान लीजिए कि उस चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V है, तब उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E = V/L। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण कोई ना कोई बल भी उत्पन्न होगा इसमें, तो उस बल को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। वैद्युत बल ही होता है ये भी, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, हो जाएगा F देखिए सूत्र होता है QE। F = QE। क्यू क्या है? उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के आवेश को हम स्मॉल e से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा स्मॉल e × कैपिटल E। स्मॉल e × कैपिटल E। अब देखिए E का मान हमने ऊपर प्राप्त कर लिया, V/L है, इस मान को नीचे लेकर आएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मान रखने पर
मान रखने पर हमको प्राप्त होगा F इक्वल टू स्मॉल ई वी अपॉन एल। ई वी अपॉन एल हमको ये प्राप्त होता है। देखिए बल है, क्योंकि अनुबल वेग से वो चल रहे हैं, तो इस बल के कारण कोई ना कोई त्वरण भी इलेक्ट्रॉनों की गति में उत्पन्न होगा। उस त्वरण को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब उन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या सूत्र है, F अपॉन m। F अपॉन m, m ये स्मॉल है, मान रखेंगे तो प्राप्त होगा हमको A इक्वल टू F के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा EV अपॉन ml। इतना त्वरण उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न होगा, इक्वल टू EV अपॉन ml। और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। एक हमने ऊपर बना रखी है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन की जब हमको आवश्यकता होती है आगे जाकर के किसी सवाल को हल करने में, किसी टॉपिक को हल करने में, किसी सूत्र को उत्पन्न करने में, तो उसको समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लेते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अब इसमें क्या है, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहते हैं। किसी धन आयन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ है ना, शांति काल जिसे हम कहते हैं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो समय अंतराल होता है उसे टाउ से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के वेग में ए टाउ की वृद्धि होती है, क्योंकि टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे से धन आयन। अब ये तार में धन आयन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जिनकी लगातार टक्करें होती रहती हैं। तो टक्कर होने के पश्चात अब देखिए दो कण जब आपस में टकराएंगे, दो वस्तुएं जब आपस में टकराएंगे तो उनके वेग परिवर्तित हो जाएंगे, वेग परिवर्तित हो जाएंगे उसमें, क्योंकि गति कर रहे हैं तो त्वरित गति भी उसके अंतर्गत है। तो और टकराने का जो समय है, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, औसत समय, वो टाउ से दर्शाया है। टाउ क्या है, यहाँ पर श्रांति काल है। क्या है, श्रांति काल, टकराने का समय। त्वरण ए है, तो क्या हो जाएगा, वेग में वृद्धि ए टाउ की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब देखिए तार के सिरों पर जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसको हटा लिया जाता है। तार जब वैद्युत धारा हटा लेंगे तो उसमें वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, अनुपस्थित हो जाएगा। अब उसकी अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों में एक ऊष्मीय वेग उत्पन्न हो जाएगा। ऊष्मीय वेग को स्मॉल यू से दर्शाते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वे अनियमित गति करते रहते हैं, किसी भी दिशा में यहाँ से वहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और धन आयनों से बारंबार टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 हो जाता है। औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, u1 प्लस a टाउ1। एक इलेक्ट्रॉन पर अभी हम कर रहे हैं तो u1 प्लस a टाउ1 हो जाएगा, जहां टाउ1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है, जिसे श्रांति काल भी कहते हैं। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ2। तीसरे का हो जाएगा u3 प्लस a टाउ3। चौथे का हो जाएगा, यदि चौथा माना है तो u4 प्लस a टाउ4। सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। अतः अनुगमन वेग vd हम यदि ज्ञात करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अनुगमन वेग vd। अनुगमन वेग vd, गति के प्रथम समीकरण से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस a t लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। त्वरित गति हो रही है इसमें,
तो प्रथम समीकरण का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। परंतु यहाँ पर एक तार के भीतर औसत ऊष्मवेग कितना है? u है। a उसका त्वरण है और t के स्थान पर शांति काला जाएगा, जिसमें दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल होता है, और v के स्थान पर vt हो जाएगा, क्योंकि अनुगमन वेग यहाँ पर हम याद कर रहे हैं। अनुगमन वेग का मतलब है कि उस चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉन किस वेग से आ रहे हैं, किस वेग से जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, इसके अनुसार यदि हम इस समय को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वी डी इक्वल टू यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, U1 प्लस ए टाउ 1, ये टाउ है भैया, टाउ उल्टा जे, प्लस ऐसे यहाँ पर U2 प्लस ए टाउ 2, प्लस ऐसे यहाँ पर U3 प्लस ए टाउ 3, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है बहुत सारे इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा? UN प्लस ए टाउ n अपॉन n, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मानी है? n मानी है। औसत वेग ही इनका अनुगमन वेग होगा। औसत ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इसको हम भाग कर देंगे। अब U1 वाली जितने पद हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाकी पदों को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो कुछ इस तरह से ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN, है ना। ये तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको चाहो तो एक ब्रैकेट में रख कर आप दर्शा सकते हैं प्लस। ऐसे यहाँ पर अब क्या बचे? यहाँ पर ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3, है ना। कुछ इस तरह से ये बचेगा, प्लस डॉट डॉट ए टाउ n अपॉन n, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ये सब क्या है? ब्रैकेट में है, तो इसको सॉरी पूरे के बटे में n है, तो पूरे के बटे में n हम यहाँ दर्शा सकते हैं। ठीक है, पूरे के बटे में n है। अब चूंकि पूरे के बटे में n है तो n इसके बटे में भी है, n इसके बटे में भी है। इस n को यदि हम चाहें तो अलग अलग भी हम दर्शा सकते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, है ना। ब्रैकेट ये पूरे के बटे में n ना करके अलग अलग n भी हम दर्शा सकते हैं कुछ इस तरह से। मतलब इसके अपॉन में भी n U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN अपॉन n, प्लस ऐसे यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह बीच में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बीच में, बिल्कुल यहाँ पर। प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए 3 प्लस डॉट डॉट ए टाउ n अपॉन n, इस तरह से भी ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब भी इसका मतलब सेम ही है। अब एक और चीज आप देखें, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ पर ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 ए टाउ 3, देखिए शांति काल परिवर्तित हो रहे हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए शांति काल अलग अलग हो रहा है, परंतु उनका त्वरण बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक तार की सिरों पर लगने वाला विभवांतर v जो है वो स्थिर है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I स्थिर हो जाएगी। प्रवाहित धारा I के स्थिर होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर हो जाएगी, बल स्थिर हो जाएगा, और बल के स्थिर होने से उनका त्वरण भी स्थिर हो जाएगा। तो त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है, और जब त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसको कॉमन करके बाहर भी आप निकाल सकते हैं यदि आप चाहो तो। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? और दूसरे शब्दों में मैं क्या कहता हूं, एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब उस चालक तार के सिरों पर किसी प्रकार का कोई विभव नहीं है, यानी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उन इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, ये क्या है? औसत ऊष्मीय वेग है।
सूत्र के अनुसार भी औसत उसमें वेग ही हमको प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अपॉन n किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसको भाग किया गया है, तो औसत उसमें वेग बन रहा है जो कि 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जब किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तब उसके इलेक्ट्रॉनों का औसत उसमें वेग 0 होता है। तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? पूरे के स्थान पर 0 प्रयोग कर सकते हैं, 0 प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो पूरा पद क्या हो गया? 0 हो गया। और यहां से हम a को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn अपॉन n, ये हमको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस तरह से। Vd इक्वल टू a को बाहर निकाला, अंदर बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn अपॉन n, ये हमको प्राप्त होगा। ध्यान देंगे Vd इक्वल टू a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn हमको ये प्राप्त हो रहा है ब्रैकेट में, अपॉन में क्या है? n है, यानी औसत वेग है, औसत अनुगमन वेग है, औसत अनुगमन वेग है। इसके स्थान पर हम पूरे के स्थान पर τ1 τ2 τ3 प्लस τn अपॉन n के स्थान पर हम τ का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? टोटल श्रांति काल है। श्रांति काल का भी क्या है? श्रांति काल का भी औसत है, तो इसे औसत श्रांति काल कह सकते हैं। और श्रांति काल कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड का होता है। किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, जो कि 10 की पावर माइनस के 14 सेकेंड की कोटि का होता है सभी धातुओं के लिए। ठीक है, धातुओं के लिए। तो इसके स्थान पर हम एक टाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा Vd इक्वल टू ए टाउ, Vd इक्वल टू ए टाउ, ये हो जाएगा। अब Vd की वैल्यू तो हमको आ चुकी है, Vd का मान, अब देखिए समीकरण 2 भी हमने बना रखी है। समीकरण 2 में a का मान है, समीकरण 2 में किसका मान है? a का मान है। a का मान यहां रखेंगे, इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हो। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 3 बना लेंगे इसको। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किसका मान? a का मान, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जरा देखते हैं। Vd इक्वल टू, Vd इक्वल टू, अब देखिए a इनटू, अब देखिए टाउ आ गया, टाउ के स्थान a के स्थान पर ही हमको ये वाली वैल्यू रखनी है, क्योंकि a का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो a के स्थान पर हो जाएगा Eb अपॉन mn, Eb अपॉन mn। ठीक है, और बाद में है टाउ, तो ये टाउ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? अनुगमन वेग की वैल्यू आ चुकी है, Ev टाउ अपॉन ml। ये भी एक अनुगमन वेग का अन्य सूत्र हमको प्राप्त हुआ है। ये किसमें संबंध बता रहा है? यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd, शांतिकाल टाउ तथा तार के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर V में संबंध है। V टाउ ml और Vd में संबंध स्थापित करने वाला सूत्र ये उत्पन्न हो रहा है। अब Vd का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। Vd का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में जो हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त है? हमको I प्राप्त है, और V अपॉन I का अनुपात ही हमको ज्ञात करना है, क्योंकि अनुगमन वेग के स्थान पर हमको ओम के नियम उत्पन्न करना है। ठीक है, तो Vd का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे
VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब देखिए हमको जगह बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जगह बनाएंगे। पहले तो इसको साफ कर देंगे, ये तो हम समझ गए हैं। यदि आप यहाँ तक नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे और आगे करके देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसको देख सकते हैं। ये मान अब हम यहां रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, I इक्वल टू एन ई ए। अब VD आ गया, VD के स्थान पर ये सब वैल्यू क्या रखेंगे, ई वी टाउ, ई वी टाउ, ई वी टाउ अपॉन एम एल, अपॉन एम एल। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। दोबारा चेक कर लेंगे, ई वी टाउ अपॉन एम एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल सही है। अब देखिए इसी को ही हम हल करने का प्रयास करेंगे और यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे, v अपॉन आई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ गुणा हो रही है इसमें, e से e की गुणा हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसमें, लिखेंगे या करके i इक्वल टू एन। अब देखिए e ये है तो क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर हो जाएगा एंड e स्क्वायर a v टाउ अपॉन एम एल, ये हमको प्राप्त होगा कुछ इस तरह से। अब इस समीकरण को हम v अपॉन आई के अनुपात में लिखेंगे। इस समीकरण को हम v अपॉन आई के अनुपात में लिखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। v अपॉन आई लिखेंगे या करके v अपॉन आई इक्वल टू, v अपॉन आई इक्वल टू, देखिए आई वाले जो गुणक है उनको ऊपर जाना होगा तो ml ऊपर रहेगा अपॉन, और ये जो पद बचे हैं बाकी सब कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, यानी एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है। v अपॉन आई के अनुपात में यदि इस सूत्र को लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, v अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर या ए टाउ हमको प्राप्त होता है। टाउ टाउ का मतलब शांति काल। अब चूंकि एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए नियतांक होता है। किसी भी चालक तार के लिए दिए गए ताप पर एक नियतांक होता है, इसे चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगा करके, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये क्या है, एक निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए नियतांक होता है। ये क्या है, नियतांक है। इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तार का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं।
कैपिटल आर कहते हैं। अतः क्या प्राप्त होगा यदि इसके स्थान पर कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे तो, इसलिए प्राप्त होगा हमको V अपॉन आई इक्वल टू आर। V अपॉन आई इक्वल टू आर, यही ओम का नियम है। ओम का नियम सत्य सिद्ध करने के लिए हमको एक सूत्र भी प्राप्त हुआ है। एक सूत्र कौन सा प्राप्त हुआ है हमको? प्रतिरोध का एक अन्य सूत्र क्या है? ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ भी प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू कैपिटल आर, यानी तार का प्रतिरोध है। ये भी हमको प्राप्त हुआ है, तो इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे। तो ये एक अन्य सूत्र हमको प्राप्त हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए भी हमें तार का प्रतिरोध ज्ञात करने पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। यदि हम किसी सीधे तार को एक अथवा अधिक स्थानों पर मोड़ दें तो इससे उस तार का प्रतिरोध नहीं बदलता, है ना। ये गलतफहमी में मत रहना कि तार का प्रतिरोध बदल जाएगा, उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा बदल जाएगी या उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर बदल जाएगा। यदि तार को कितनी भी बार आप मोड़ दें, गुच्छा बना दें, गांठ लगा दें, तब भी उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। इसका कारण यह है कि तार का प्रतिरोध उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनके शांति काल से निर्धारित होता है। तार को मोड़ देने पर न तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बदलती है और न ही उसका शांति काल ही बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शांति काल के न बदलने का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों में जड़त्व उपेक्षणीय होता है, जिस कारण उसका अपवावेग नहीं बदलता। जड़त्व का मतलब रहता है कि जब कोई पदार्थ यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगा और यदि वह पदार्थ स्थिर है तो स्थिर ही बना रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, इसे जड़त्व कहते हैं। यहाँ पर आकर ये टॉपिक भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक आपके अगले वीडियो में